नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीएमसी चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। न केवल बीएमसी बल्कि कुल 29 कॉरपोरेशंस में 15 जनवरी को चुनाव होंगे। अगले दिन वोटों की गिनती होगी, यानी कि नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि एक कॉरपोरेशन के चुनाव पर न केवल एक शहर बल्कि पूरे देश की नजरें होती हैं? इसका कारण बहुत दिलचस्प है। एशिया की सबसे बड़ी और सबसे रईस नगर पालिका है ये, और उसके साथ ही यहां पर ठाकरे बंधुओं के साथ आने और शिवसेना के टूटने के बाद के ये पहले बीएमसी चुनाव हैं। तो पेश है बीएमसी चुनावों के राजनीतिक और आर्थिक मायनों पर श्वेत पत्र। ठाकरे जी एक बहुत ही निराश और फ्रस्ट्रेटेड इस प्रकार के व्यक्ती है। मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार। हमारी तरफ बीजेपी ने अनदेखी की है। जब किसी नगर निगम का वार्षिक बजट देश के कई राज्यों से भी अधिक हो तो संग्राम नहीं महासंग्राम छिड़ता है। बीएमसी के चुनाव में लड़ाई सिर्फ कॉरपोरेशन की कुर्सी तक ही सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर दबदबे की बन चुकी। इसके लिए जिसकी जितनी ताकत है उसने उतनी ताकत झोंक रखी। जो मुंबई के लोग हैं उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है। मुंबई के लोगों ने हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है। इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी। हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। महायुति को महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए बीएमसी चाहिए। उद्धव की शिवसेना को 3 दशकों से चले आ रहे राजपाट की पुनरावृत्ति के लिए बीएमसी चाहिए। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही। शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। महाविकास आघाड़ी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बीएमसी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती। राज और उद्धव को ब्रांड ठाकरे की धमक बरकरार रखने के लिए बीएमसी चाहिए। आम्ही आज दोघे इथे बसलेलो आहोत, ठाकरे बंधू। इसीलिए नए समीकरण बन रहे हैं, पुराने समीकरण दरक भी रहे हैं। देखा है कि रिपब्लिकन पार्टी के 12 कारपोरेट एक बार चुनकर आई थी, एक बार 5 कारपोरेट चुनकर आई थी, लेकिन हमारी तरफ बीजेपी ने अनदेखी की है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का 2012 से मित्र है और युति की महायुति करने में रिपब्लिकन पार्टी का योगदान रहा है भीम शक्ति शिव शक्ति के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि जो चर्चा चलती रही उसमें एक बार भी हमको नहीं बुलाया था आरपीआई को। यूं तो कई मुद्दे हैं लेकिन कुछ सवाल भी। क्या राज और उद्धव का साथ आना चुनावों पर असर डालेगा? बीएमसी में किस शिवसेना का दबदबा बनेगा? क्या बीएमसी में पहली बार बीजेपी अपना मेयर बना पाएगी? क्या कांग्रेस लोकसभा का प्रदर्शन बीएमसी में दोहरा पाएगी?
या महाविकास आघाड़ी में फूट का फायदा महायुति को मिलेगा? आज इन सभी सवालों के हर पहलू पर पेश है श्वेत पत्र। पिछले बीएमसी चुनाव 2017 में हुए थे, उसके बाद से 8 सालों से इंतजार ही हो रहा है। बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले तो कोटा को लेकर जो विवाद हुआ, उसके बाद परिसीमन को लेकर विवाद हुआ। आखिरकार न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में महायुति, महाविकास आघाड़ी, सबकी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखिए कि 2017 में जब बीएमसी चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 82 कॉर्पोरेटर्स उसके जीत कर आए थे, जो कि शिवसेना से केवल 2 ही कम थे। इस बार भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहती है। क्या बीजेपी इस बार तोड़ पाएगी अपना 82 सीटों का पुराना रिकॉर्ड? क्या बीजेपी खत्म कर पाएगी बीएमसी से ठाकरे सियासत का दबदबा? मुझे तो अब ये लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बाद अब उद्धव जी के पास या राज जी के पास कोई विचार ही बचा नहीं। उनके पास कोई विचार नहीं। ये अवसरवादिता की राजनीति करते हैं। विचारों की राजनीति इन्होंने समाप्त कर दी, इन्होंने दफना दी। विचारों की राजनीति को दफना कर अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, इसलिए तुष्टीकरण कर रहे हैं। क्या बीएमसी के इतिहास में पहली बार बीजेपी बना पाएगी अपना मेयर? आने वाले समय में हम ज्वाइंट प्रचार करेंगे, ज्वाइंट कैंपेन करेंगे और महायुति का हिंदुत्व का भगवा झंडा ये मुंबई की महानगर पालिका पर लहराने की दृष्टिकोण से आने वाले समय में हम मुंबई करों के दरवाजे पर जाएंगे और मुंबई करों के आशीर्वाद से आने वाले समय में महायुति का महापौर, मुंबई करों का अपना महापौर ये मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। 227 सीटों की लड़ाई के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच बातों के कई दौर चले। नाराजगी और समझौते की खबरें बार बार आईं। अंत में बीजेपी 137 और शिवसेना शिंदे 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस फॉर्मूले के साथ पूर्ण सहमति बन गई, लेकिन टकराव फिर भी पूरी तरह टला नहीं। जब विरोधकों को उनकी हार साफ साफ दिखाई दे रही हो, तब ऐसे बहाने और ऐसे बिन बुनियाद के आरोप लगाने का काम वह करते हैं। जब नॉमिनेशन फाइल करने का समय 5 बजे तक था और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो लोग 5 बजे तक उनके कार्यालय में आए उन सबका नामांकन पत्र स्वीकारा, जो लोग 5 बजे के बाद आए उनका नहीं स्वीकारा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार है जिनका स्वीकारा नहीं गया। तो क्या हम स्वयं अपने ही उम्मीदवारों का नामांकन भरने नहीं देंगे? तो ये केवल बिन बुनियाद बात है और अपनी हार को छिपाने का बहाना है। बीजेपी बीएमसी चुनावों को इतनी गंभीरता से ले रही है कि उसने बागियों और बगावत तक के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उम्मीदवारों को नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक पहले फॉर्म दिए और सीधे चुनाव मैदान में उतार दिया। इसमें युवाओं को तरजीह दी गई। नॉमिनेशन फाइलिंग सेंटर्स पे काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ इस वक्त आप देख लीजिए, ये नॉमिनेशन फाइलिंग सेंटर के बाहर इस वक्त इतनी सारे कैंडिडेट्स, और यहाँ तक कि पुलिस ने इनफैक्ट इंश्योर किया है कि एक कैंडिडेट के साथ सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद देख लीजिए यहाँ पे इतनी भीड़ है कि लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। कोशिश इनकी यही है कि जल्द से जल्द इनका फॉर्म भरें, लेकिन जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी है। दरअसल यहाँ अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इनको इन्फॉर्मेशन, पैसे भरने का जो एक सिस्टम होता है जहाँ पे पैसा भरा जाता है नॉमिनेशन फाइलिंग के दौरान, तो ये सब चीजें यहाँ हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्हें इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, फॉर्म्स मिल रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म्स डिपॉजिट करना और डिपॉजिट करने का पैसा, जो डिपॉजिट करने का जो सिस्टम है वो यहाँ पर है। ठाकरे बंधुओं का गठबंधन बीजेपी को मराठी मानुस की स्थानीय राजनीति पर घेरना चाहता है, जिसके चलते बीजेपी ने भी मराठी और गैर मराठी उम्मीदवारों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है।
बीजेपी ने 101 मराठी और 35 गैर मराठियों को टिकट दिए, लेकिन अपने ही नेता का एक बयान गले की हड्डी भी बन गया। हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती है। कृपा शंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपा शंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपा शंकर जी का लोगों ने पराभव किया है, लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। हम ये नहीं चाहते। यहाँ के हिंदी भाषिक शिवसेना को हमेशा समर्थन देते आए हैं, यहाँ के गुजराती भाषिक भी हमको समर्थन देते आए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि पूरा मराठा एक हो गया है, पूरा मराठी मानुस एक हो गया है, तो ये मराठी गैर मराठी ये विवाद शुरू कर दिया। लेकिन मैं कृपा शंकर जी को और उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में, और उनको कहना चाहता हूँ मुंबई का मेयर मराठी। महापौर के इस स्पर्धा में मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि महायुति के नेतृत्व में महापौर बनेगा वो एक मराठी मानुस रहेंगे, और जो महाराष्ट्र और मुंबई को विकसित बनाने में एक लक्ष्य जहां वो प्रगति के आधार पे काम करें। बहुत सारे लोग हैं जो सपना देख रहे हैं, कोई कहता है कि हिजाब वाले बैठेंगे महापौर के गद्दी पे। हम कहते हैं कि जब भी आप ऐसे भविष्यवाणी करते हैं और तुष्टिकरण करती है, जनता आपको एक मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र बीएमसी में बड़े भाई तक की भूमिका में पहुंचने के लिए दशकों का इंतजार किया है, और इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं की रणनीति पर आक्रामक ढंग से चुनाव लड़ रही है। समुंदर किनारे बसी नगरी में बीएमसी की सबसे बड़ी चुनौतियां भी समुंदर से ही आती हैं, जहां पर हमेशा बारिश के मौसम में सवाल व्यवस्था और कुव्यवस्था के बीच आपको नजर आएंगे। बहरहाल मुंबई की बात, बीएमसी चुनावों की बात जब होती है तो इसमें इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें दबदबा शिवसेना का रहा, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीएमसी के चुनाव के समय शिवसेना बटी हुई है, यानी ये शिवसेना के बंटने के बाद का पहला चुनाव है। उद्धव की शिवसेना राज ठाकरे के साथ मिली तो कांग्रेस को आपत्ति हुई। कांग्रेस ने राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को लेकर चल रही राजनीति से नाइत्तेफाकी दिखाई। बात नहीं बनी तो खुद को अलग कर लिया, और इसी के साथ अलग कर लिया मराठी गैर मराठी की राजनीति से। मैं जात धर्म भाषा प्रांत का नहीं इलेक्शन लड़ रही हूँ। मैं मुंबई करके मुंबई का इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, उनके मूल मुद्दे पे विषय लड़ना चाहती हूँ। और जो बात आप कह रहे हैं हमने कभी कहा नहीं, हमने तो यही कहा कि हम संविधान के सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, हर भाषा के साथ हम रहना चाहते हैं, हर धर्म के साथ हम रहना चाहते हैं, हर संस्कृति के साथ हम अपनाना चाहते हैं। तो हमारे नेता ने सबको प्यार देने की बात की, सबको जोड़ने की बात की, तो ये हमारे एजेंडे में नहीं कि ये इसका वो उसका, सब हमारे, हम सबको साथ में लेके मुंबई का साथ में लेके जाना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी उद्धव राज की सियासत से भारी विरोध दिखाया। स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा, त्योहारों के लिए ट्रांजिट कैंप, छठ पूजा और सांस्कृतिक सम्मान, प्रवासी भवन जैसे मुद्दों को घोषणा पत्र में जगह दी। ये मुद्दे कम से कम राज ठाकरे की राजनीति के अनुकूल तो नहीं ही है। कांग्रेस के अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ने को लेकर शिवसेना यूबीटी बिफरी हुई है और कांग्रेस पर संगीन आरोप लगा रही है। सुबह तो बोले छलनियों बोले जिसमें 72 छेद है। कांग्रेस हमें सिखाएगी जनाधार और राजनीति की बात। कांग्रेस की नाव 2019 में डूब गई थी। हमारे नेता श्री उद्धव ठाकरे जी ने अपनी नाव में उनको बिठाया, उनको किनारे लाया, पानी पिलाया। जब वो होश में आए तो हमारी नाव छीनकर भागना चाहते हैं। कोई अपना नाव छीनने देगा क्या? ये राजनीति है। राजनीति में हमेशा जनता की सेवा करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति तभी मिलती है जब सही दिशा में आप काम करेंगे। कांग्रेस दिशा से भटक गई है। ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई शिवसेना और बीजेपी के बीच में है। बाकी सभी दर्शक दीर्घा में बैठकर आनंद लेंगे। कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति के बजाय दूसरे स्थानीय दलों के साथ गठबंधन को तरजीह दी। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया।
साथ में कुछ छोटे छोटे दल भी आए। सीट बंटवारे के लिए ये सहमति बनी। हम दोनों पार्टी साथ में आ रहे हैं। ये सत्ता का खेल नहीं है, ये विचारों का मेल है और हमारे लिए सीट शेयरिंग जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती, हम विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। कि कांग्रेस 143 सीट पर चुनाव लड़ेगी, 62 सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी, बाकी कुछ सीटों पर वाम दल, राष्ट्रीय समाज पक्ष और आरपीआई गवई गुट चुनाव लड़ेगा। लेकिन नामांकन की तिथि खत्म होने तक वीबीए 16 सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं उतार पाई। कांग्रेस के पास इतना समय ही नहीं बचा था कि वो इन 16 सीटों पर कोई रणनीति तय कर पाती। अब इन सीटों पर उद्धव राज गठबंधन की सीधी टक्कर बीजेपी शिवसेना शिंदे से है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जो गैर मराठी या उत्तर भारतीय उद्धव राज को वोट नहीं करना चाहते थे, उनके पास अब दूसरा बीजेपी शिवसेना शिंदे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कांग्रेस वीबीए गठबंधन एक विकल्प हो सकता था। समाजवादी पार्टी ने भी महाविकास अघाड़ी के बड़े दलों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए अलग रास्ता अपनाया और कुल मिलाकर 5 सूचियों में 97 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जब बीजेपी और सांप्रदायिक शक्तियां, चाहे बाला साहब ठाकरे की पार्टी रही हो, इन लोगों के मुकाबले में हमने हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया। आज भी जब इलेक्शन होता है तो हम समुद्र में गिर के मरने के बजाय तालाब में गिर जाएं, लेसर इविल, हम कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने शुरू से आज तक हमेशा हमें दबाया, कभी भी इंसाफ नहीं किया। गठबंधनों की जटिल गांठें उलझने सुलझने के बाद अब सबकी नजर घोषणा पत्रों पर है। माना जा रहा है कि बीजेपी के बाद उद्धव राज गठबंधन का घोषणा पत्र आ सकता है। उसके बाद एक लड़ाई घोषणा पत्रों में किए जाने वाले वादों पर भी छिड़ती नजर आएगी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़े थे बीएमसी के और सभी 227 वार्ड्स पर उसके अपने उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार अपने सहयोगियों के साथ बंटवारा यहां पर होगा सीटों का। लेकिन अगर हम सभी कॉर्पोरेशंस को देखें तो कम से कम पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ की तस्वीर ऐसी नहीं दिखती। इन चुनावों में ये कह पाना मुश्किल है कि कौन पूरी तरह किसके साथ है और कौन पूरी तरह किसके विरोध में। वर्चस्व की लड़ाई में वैचारिक सीमाएं धुंधला गई हैं। बीजेपी और शिवसेना कम से कम 29 में से 15 नगर निगमों में साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, छत्रपति संभाजी नगर, नांदेड़, अमरावती, नासिक, मालेगांव, धुले, अहिल्या नगर, अकोला, जालना और सांगली में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कई शहरों में यही स्थिति एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच है। अजित पवार और शरद पवार पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनावों में अपने पुराने गढ़ों पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए हाथ मिला चुके हैं। परभणी में भी दोनों साथ हैं। अब बड़ी तस्वीर देखिए महायुति में शामिल दलों की। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार ने नासिक, सोलापुर और धुले में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन किया है। नागपुर में बीजेपी और शिवसेना शिंदे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और एनसीपी अजित पवार को गठबंधन से बाहर रखा गया है। कल्याण डोंबिवली में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां एनसीपी 50 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। अकोला में बीजेपी और एनसीपी अजित पवार ने शिवसेना को गठबंधन से बाहर रखने का फैसला किया है, जबकि अमरावती में तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों दो गठबंधन से संबंधित है। अब ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि अलग अलग गठबंधन में रहते हुए और उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझौता हो रहा है। हालांकि लोकल बॉडीज का इलेक्शन है ये। तुझ्या तोंडात साखर पडो। दूसरी तस्वीर महाविकास अघाड़ी की भी कम दिलचस्प नहीं। मुंबई में ठाकरे भाई साथ हैं तो कांग्रेस, वंचित बहुजन अघाड़ी और एनसीपी शरद पवार एक साथ। लेकिन पुणे में शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं। वसई विरार में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने
बहुजन विकास आघाड़ी से हाथ मिला लिया है। नागपुर में एनसीपी शरद पवार ने अलग होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। यानी हर कॉरपोरेशन के चुनाव में स्थिति अलग अलग है, जिसने बीएमसी सहित बाकी सभी कॉरपोरेशन चुनावों को बहुत दिलचस्प बना दिया है। हर वार्ड में अलग राजनीति है, हर उम्मीदवार के साथ गठबंधनों का अलग अलग गढ़ है। आखिर क्या कारण है कि बीएमसी पर नियंत्रण राजनीतिक पार्टियों के लिए इतना अहम, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? इसके लिए बीएमसी के आकार और उसके बजट को समझना होगा। कुछ आंकड़ों को लीजिए। 2025-26 में जो बीएमसी का अनुमानित बजट रहा वो रहा 74,427 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है बेंगलुरु, और उसका जो साल का बजट इसी दौरान के लिए रहा वो 20,000 करोड़ के आसपास रहा। समझ लीजिए तुलना देखकर कि बीएमसी पर नियंत्रण क्यों चाहती हैं सभी पार्टियां। मुंबई करो के आशीर्वाद से आने वाले समय में महायुति का महापौर, मुंबई करो का अपना महापौर, ये मुंबई की महानगर पालिका में विराजमान होगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे उत्साह है, ऐसा ही उत्साह पूरे मुंबई में आपको दिखाई देगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मुंबई में जो है कांग्रेस की नंबर जो है बहुत अच्छे होंगे। जनता डिसाइड करेगी और जनता पूरी ताकत से मन बना ली है कि सेक्युलर विचारधारा के लोगों को चुन के लाएगी। इतनी गर्मागर्मी, इतनी जद्दोजहद और इतनी भीषण लड़ाई जैसी स्थिति। आखिर एक पालिका के चुनाव में ऐसा है क्या जो बीजेपी और शिवसेना ने इसे नाक का सवाल ही बना लिया? क्यों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव राष्ट्रीय चुनावों की तर्ज पर लड़ा जा रहा है? बेबुनियादी आरोप लगाना यही एक पेशा रहा है उबाटा सेना का। और कभी कभी वो ऐसे बोलते हैं कि आप जय श्री राम के नारा कैसे लगा सकते हो, जय भवानी जय शिवाजी बोलना चाहिए। हमें ये कहना है आप ये स्लोगनिज्म पे ही जाइए, हम अपने तन मन धन से जय महाराष्ट्र बोल के महाराष्ट्र के लिए ही काम करेंगे। कोई भी पक्ष ये नहीं तय कर सकता है कि कौन से पक्ष को मुक्त करके वो चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि एंड में जो हमारी जनता होती है वो सर्वश्रेष्ठ है और जनता तय करती है कि कौन चुन के आएगा एज अ पार्टी। दरअसल बीएमसी को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे अमीर कॉर्पोरेशन माना जाता है। इसका कुल बजट कई राज्यों के कुल बजट से भी ज्यादा होता है। बीएमसी का साल 2025-26 का बजट 74,427 करोड़ रुपए रहा। ये बजट मिजोरम के 15,043 करोड़, सिक्किम के 16,196 करोड़, नागालैंड के 24,699 करोड़, मणिपुर के 29,988 करोड़, मेघालय के 30,003 करोड़, त्रिपुरा के 32,423 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश के 39,842 करोड़ रुपए के सालाना बजट से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये गोवा के 28,162 करोड़ और हिमाचल प्रदेश के 58,514 करोड़ रुपए के बजट से भी बड़ा है। यानी अगर बजट के हिसाब से देखें तो ये केवल एक नगर पालिका का नहीं बल्कि एक राज्य के चुनाव जैसा ही है। लेकिन फिर सवाल है कि इतने बड़े बजट वाले महानगर पालिका के जिम्मे क्या-क्या काम आता है? बीएमसी करीब 13.25 करोड़ लोगों की सुविधाओं के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण मुंबई के पॉश इलाकों से लेकर बांद्रा और जुहू जैसे स्टार इलाकों तक और फिर दहिसर, देवनार जैसे दूर दराज के उपनगर, पूरी मुंबई इस चुनाव से जुड़ी है। बीएमसी मुंबई शहर की देखरेख करती है। पानी की सप्लाई, नालों की सफाई, कूड़ा उठाना और सड़कों की सफाई बीएमसी का काम है। सरकारी अस्पताल चलाना, टीकाकरण करना और बीमारियों पर नियंत्रण भी यही देखती है। इसके अलावा सड़कें बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, बिल्डिंग की परमिशन देना, अवैध निर्माण पर कार्रवाई करना, पार्क गार्डन संभालना और टैक्स और लाइसेंस वसूलना भी बीएमसी की ही जिम्मेदारी है। अब बीएमसी पर फतह का मतलब शहर के रख रखाव,
और देख रेख के लिए निकलने वाले ठेके पट्टों का पूरा कंट्रोल भी है। बीएमसी के पास इस वक्त 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिजर्व है, जिसके ब्याज से ही ये प्रतिवर्ष 1,800 करोड़ रुपए की आमदनी करती है। यही वजह है कि इस चुनाव में पैसा, प्रचार और पावर सब कुछ दांव पर है। बीएमसी का चुनाव सिर्फ मुंबई का नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा पैमाना माना जाता है। कैमरे के सामने नहीं लेकिन पर्दे के पीछे अब सियासी चालें तेज हो चुकी हैं और मुंबई एक बार फिर सत्ता की अहम जंग का केंद्र बनने वाली है। बीएमसी चुनावों के कुछ पुराने आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं। 2007 में जब चुनाव हुए थे तो शिवसेना के 84 कॉर्पोरेटर्स जीत कर आए थे और राज ठाकरे की एमएनएस ने जीते थे 7। फिर जब 2012 में चुनाव हुए तो शिवसेना के 75 कॉर्पोरेटर जीते और एमएनएस के 27 जीत कर आए। 2017 में जब चुनाव हुए तो शिवसेना ने एक बार फिर 84 पर जीत हासिल की और एमएनएस को मिले 7। क्या इस बार दोनों भाइयों की दोस्ती से कोई दूसरी तस्वीर होगी? विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में किरकिरी होने के बाद अपने आखिरी गढ़ बीएमसी को बचाने के लिए उद्धव और राज साथ आ गए। लेकिन क्या राज ठाकरे के आने से शिवसेना का पुराना रुतबा लौट सकेगा? एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में टूटी शिवसेना की भरपाई क्या राज ठाकरे के साथ आने से हो पाएगी? दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे उसी ठाकरे ब्रांड की राजनीति करते आए हैं जिसका आधार कभी बाला साहेब ठाकरे ने तैयार किया था। शिवसेना के इस मजबूत किले की मुख्य ताकत है मराठी वोटर्स। मुंबई में 35 से 37% मराठी वोटर हैं। बीएमसी चुनावों में जब तक बीजेपी और अविभाजित शिवसेना साथ थे, मराठी और गैर मराठी वोट इस गठबंधन को लगातार मिलता रहा और बीएमसी में सत्ता कायम रही। लेकिन अब परिस्थितियां वैसी नहीं हैं। शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे में बंटवारे के बाद मराठी वोटों का बंटवारा हुआ। साथ ही बीजेपी के साथ मिलने वाला गैर मराठी वोट भी उद्धव से छिटक गया, जिसके चलते विधानसभा चुनावों में शिवसेना यूबीटी की हालत पतली हो गई। अब राज उद्धव एक साथ आकर मराठी अस्मिता और मराठी मानुस के मुद्दे पर बीएमसी चुनाव में उतरे हैं और कुछ भावनात्मक अपील भी कर रहे हैं। अगर वाकई उद्धव और राज के साथ आने से मराठी वोट एकजुट हुआ तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति को भांपते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों राज्य के मराठी और अंग्रेजी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी पढ़ाने को अनिवार्य किया था, लेकिन बाद में यह फैसला वापस ले लिया। एक मुद्दा सातत्याने या ठिकाणी येतोय की भाषा सक्तीची कुठली? मी या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून सांगतो, महाराष्ट्रामध्ये फक्त आणि फक्त मराठी सक्तीची, इतर कुठली भाषा सक्तीची नाही, फक्त आणि फक्त मराठी सक्तीची। हा आता या त्रिभाषा सूत्रामध्ये इतर कुठली भाषा शिकली पाहिजे त्या संदर्भात आमची भूमिका होती की या संदर्भात सगळ्या भारतीय भाषा त्यातली जी तुम्हाला शिकायची आहे ती तुम्ही शिका। आता प्रश्न या ठिकाणी एवढाच निर्माण झाला कि कुठल्या वर्गापासून शिकलं पाहिजे। मराठी वोटर्स के वोट बैंक की बात गणित के हिसाब से ठीक दिखती है, लेकिन राजनीति में हमेशा 1 और 1 11 भी नहीं होता। जिस तरह शिवसेना यूबीटी के साथ मुस्लिम वोटर्स आए हैं, उससे हिंदुत्व के मुद्दे पर मराठी वोटर्स ही छिटक भी सकते हैं। बीजेपी लगातार इसीलिए इस मुद्दे को उठा भी रही है। मेयर पद की कुर्सी अब सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि सत्ता का सिंहासन बन चुका है। मेयर पद को लेकर चर्चाएं इतनी हैं कि उम्मीदवार कम और बयान ज्यादा नजर आ रहे हैं। विकास की बातें तो हर कोई कर रहा है, लेकिन विकास किस गली मोहल्ले में मिलेगा, इसको लेकर सभी का जीपीएस सिग्नल कमजोर है। कॉमन मैन की तकलीफों को आर.के. लक्ष्मण ने अपनी कहानियों में बखूबी बयां किया था, लेकिन विडंबना ये है कि कॉमन मैन यानी उस आम आदमी की तकलीफें आज भी कहीं न कहीं उन कहानियों तक ही सीमित हैं। दरअसल मुंबई में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण समझी जा सकती है, इसीलिए AIMIM इसके सहारे बीएमसी में अपनी मजबूत छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है।
मुंबई का मेयर पठान, शेख, सैयद, अंसारी क्यों नहीं बन सकता मेयर? संविधान तो बराबरी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है ना। हाँ, सबका बराबर का दर्जा है। ये संविधान पढ़ते नहीं है, इनको कुछ पता नहीं, बस इनका खाली एक ही काम है नफरत फैलाना, ध्रुवीकरण करना और मुसलमानों को किसी भी तरह गाली बकना। अरे मुंबई क्या किसी के बाप का जागीर है क्या? हाँ? अरे आप कौन होते हो बोलने वाले? मुंबई छोड़ो, जिसको नहीं बोलने का है आप बोलिए ना, आपको कौन रोकता है? बोलिए आप, हम भी बोलेंगे आए लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मरते दम तक कयामत तक बोलते रहेंगे। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, जबकि उद्धव को यकीन है कि मुस्लिम वोट उन्हें मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने भी मुसलमानों को शिवसेना के टिकट दिए हैं। कांग्रेस को भी ये वोट चाहिए और समाजवादी पार्टी भी इन्हीं पर अधिक निर्भर है। बीएमसी में मुस्लिम वोटर्स की अहमियत भी समझ लेते हैं। मुंबई में मुस्लिम आबादी करीब 20% है, जो कम से कम 50 बीएमसी सीटों पर अपना निर्णायक असर रखती है, विशेषकर मुंबा देवी, भाईकला, मानखुर्द, शिवाजी नगर और धारावी जैसे क्षेत्रों में जहां इनकी घनी आबादी है। यही कारण है कि बीएमसी के चुनावों में मुस्लिम वोट भी एक बड़ा मुद्दा है। वो किसके साथ जाएंगे ये भी मुद्दा है, किसके मुसलमान वोट बंटेंगे ये भी मुद्दा है। अब अगर शिवसेना शिंदे की ताकत की तुलना शिवसेना यूबीटी से की जाए तो लोकसभा चुनाव 24 में शिंदे वाली शिवसेना को मिले 7 सांसद और शिवसेना यूबीटी को 9। विधानसभा चुनाव 2024 में शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें जीती और उद्धव को मिली केवल 20। महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2025 में शिंदे की शिवसेना ने जीती 53 सीटें और शिवसेना यूबीटी ने 9। शिंदे खुद को असली शिवसेना होने का दावा भी करते हैं और बाला साहब ठाकरे की राजनीति की विरासत पर भी अधिकार जताते हैं। अगर उनका ये असर कायम रहा तो राज उद्धव गठबंधन को बीएमसी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। बीएमसी चुनावों की दिलचस्प बात होती है इसमें जो मुद्दे उठाए जाते हैं, यहाँ स्थानीय मुद्दे भी अहम होते हैं और राष्ट्र के पटल पर उठाए जा रहे मुद्दे भी उतने ही अहम माने जाते हैं। यानी कि हिंदुत्व से लेकर मराठी मानुस का मुद्दा हो या फिर आम जनजीवन में व्यवस्था और साफ सफाई का मुद्दा। बीएमसी चुनाव केवल नगर निगम का चुनाव भर नहीं, ये महाराष्ट्र की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता माना जाता है। पर आम लोगों के लिए कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि चुनने का मुद्दा क्या है, किस उम्मीद से डालते हैं वो वोट? मुंबई में बेसिक सुविधा है, मतलब एजुकेशन को आप देखोगे तो आज जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत देखो, वहाँ पे प्रिंसिपल, वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है क्या नहीं। जो 2010 में स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते थे, आज वो 2025 या 26 में अपन आए वो स्कूल में बच्चे लोग है क्या नहीं। आप फुटपाथ देखिए, फुटपाथ में यहाँ पे बाजू का फुटपाथ देख लीजिए, यहाँ पे फुटपाथ लोगों के चलने के लिए नहीं है। बेसिक सुविधा है, आप हॉस्पिटल में जाइए, आप घाटकोपर जैसे राजावाड़ी हॉस्पिटल में भी जाइए ना तो भी वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है। पेशेंट को एडमिट करने के लिए भी दिन भर में से हमको 3 या 4 कॉल आते हैं। तो हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, एजुकेशन अच्छे होने चाहिए, लोगों को चलने के लिए फुटपाथ होने चाहिए। 18 साल से एसआरए प्रकल्प हुआ नहीं, जबकि अभी के जो स्टैंडिंग नगर सेवक है उन्होंने भी दखल नहीं दिया। वो प्रकल्प उन्होंने ही लाया था, लेकिन आज तक वो पूरा हो नहीं सका। मुंबई की जनता बीएमसी के चुनावों का इंतजार लंबे समय से कर रही थी। अब जब कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग के, तो मन के मुद्दे भी निकल रहे हैं और गुस्सा भी। बीएमसी में सत्ता आनी चाहिए तो ऐसे लोगों की आनी चाहिए कि जो महानगर पालिका के लोगों के लिए काम करना चाहते, सही ढंग से काम करना चाहते। सिर्फ अपनी झोली भर के अपना बैंक बैलेंस बढ़ा के फिर यहाँ का रहने के लिए दूसरे जगह पे जाएंगे और खाली नाम के लिए यहाँ आएंगे। लोगों को काम, जब लोग काम लेके जाएंगे तो वो वहाँ कभी रहेंगे नहीं, वो अपना बिल्डिंग में लेके रूम लेके वहाँ गायब होते। ये जो पिछली सरकार महानगर पालिका के पिछले लोग थे शिवसेना वाले, उबाटा वाले, वो लोग ने 73 से सत्ता हाथ में होकर भी यहाँ का कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है और आगे भी ये लोग कुछ कर नहीं सकते और कर वाले नहीं है। तो इनके हाथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक से कि इन लोग के हाथ में वापस सत्ता देके बहुत बड़ी गलती मत करो और सत्ता परिवर्तन चाहिए। इधर एसआरए की समस्या है,
हॉस्पिटल की समस्या है, लोगों की मतलब स्थानिक ग्राउंड लेवल में जो काम हो नहीं रहे, गटर के काम है, इलाजीकरण के काम है, और इनवार्ड में इतना करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, किसी का भी उधर कंट्रोल नहीं। सब जन अधिकारी इनवार्ड के वो सब जन कॉन्ट्रैक्टर से शामिल है, उधर बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है। राजनीति के कैंप्स में राज उद्धव का गठबंधन एक मुद्दे के तौर पर चर्चा में है, तो जनता के बीच भी ये एक मुद्दे के रूप में मौजूद है। लेकिन विकास का मुद्दा भी बड़ा है जिस पर लोग वोट करना चाहते हैं। बम्बई में इतना चाहिए आदमी लोग का, जो अभी घर है, घर की महंगाई बढ़ा है, ज़्यादा करके झोपड़पट्टी है, वो झोपड़पट्टी में कैसा बिल्डिंग लाइन में कन्वर्ट करेगा। जो गरीब है, ज़्यादा करके मराठी लोग गरीब है, तो उनका इतना लेवल नहीं कि जो 35 लाख 50 लाख का घर ले सकते। तो ज़्यादा करके गवर्नमेंट ने या हमारे सरकार ने ये देखना चाहिए कौन सा योजना ला सकते हैं और ज़्यादा करके गरीब वो घर खरीद सकते। नगर सेवक में हमारे एरिया में छोटे छोटे काम है, या गटर लाइन का है, सभा मंडप का है, या कुछ किसी का एडमिशन नहीं होता है, ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक मुंबई करके नाते मुझे क्या चाहिए कि लोगों का विकास चाहिए, आम जनता का विकास चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है मुंबई में वो एसआरए से रिलेटेड है। मुंबई के कई इलाकों में अगर आप देखेंगे तो एसआरए से रिलेटेड कई प्रोजेक्ट जो फंसे हुए हैं, तो वो लोगों को पार पड़ना चाहिए, वो लोगों की उस समस्या का हल होना चाहिए। आप जहाँ पे खड़े वहाँ से 200 मीटर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रांजिट कैंप बना हुआ है। वो ट्रांजिट कैंप लगभग 16 सालों से ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं 300 से ज़्यादा परिवार के लोग। 300 से ज़्यादा अधिक परिवारों का घर तोड़ के उनको ट्रांजिट कैंप में बसाया गया, लेकिन अभी तक घर नहीं दिया गया उनको। तो मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये हाल है, तो सोचिए कि बाहर की जगहों का क्या हाल होगा। तो इसीलिए जनप्रतिनिधि, नगर सेवक होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों की समस्या वो हल कर पाए। बीएमसी एशिया की सबसे अमीर सिविक बॉडी है जरूर, लेकिन अक्सर गड्ढों में तब्दील होते फुटपाथ और बारिश में समंदर बनती सड़कों का मुद्दा भी जनता के मन में है, और इस बार ये मुद्दा निर्णायक भी साबित हो सकता है। मुंबई का जो ट्रैफिक की समस्या है, मुंबई की जो रोड की समस्या है, मुंबई का जो गटर की समस्या है, मुंबई की जो पानी की समस्या है, और मुंबई का जो डेवलपमेंट विकास, ये अहम भूमिका है। और आपने देखा है कि पिछले 25 सालों से शिवसेना को सत्ता दिया था, लेकिन तब तक रोड भी ठीक नहीं हो पाए थे। अभी ये 4 से 5 साल जो प्रशासक थे, तो उनके माध्यम से कम मुंबई के जो रोड है वो तो अभी कॉन्क्रीटीकरण हो गए। रोड अगर कॉन्क्रीटीकरण होता है तो 20 साल तो रोड को देखने की जरूरत नहीं होती है। तो 25 साल में जो शिवसेना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो काम नहीं किया है, तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति के माध्यम से जो विकास हो रहा है, तो ये मुंबई के लिए बहुत जरूरी है। और ये हमारी ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का महापौर टाइम बैठना चाहिए और पूरे मुंबई का विकास होना चाहिए। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव 2026 सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है, ये ठाकरे विरासत, शिवसेना की असली नकली पहचान और महाराष्ट्र की राजनीति का फाइनल टेस्ट है। जनता तय करेगी कि मुंबई का बॉस कौन। बीएमसी चुनाव का नतीजा जो भी हो, उसके नतीजों के साथ राजनीति का एक नया अध्याय तो लिखा ही जाएगा। अभी के लिए इतना ही। धर्मेंद्र दुबे और कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।